नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे उत्तराखंड जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आ रखे हैं और जैसे आपको कुछ दिनों पहले बताया गया था कि यहाँ पे हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो आज यहाँ पे उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट का आज फर्स्ट पार्ट है। और आपको बता दूं यहाँ पे प्रत्येक वीक आपको एक एक पार्ट दिया जाएगा और इसमें यहाँ पे लगभग 50 क्वेश्चन होंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं। क्योंकि देखो सिलेबस काफ़ी कुछ आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया होगा और अब आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन पे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे उतना आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे होगा। जितने भी आपके होने वाले एग्जाम है, चाहे आपका हो कनिष्ठ सहायक का हो, चाहे वीडियो का हो, चाहे पटवारी लेखपाल का हो या फॉरेस्ट गार्ड का जो आने वाला एग्जाम हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 है आज का यहाँ पे, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? ठीक है, क्या पूछा गया है? महिला पुलिस महानिदेशक। तो उत्तराखंड की जो प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी वो थी यहाँ पे कंचन चौधरी भट्टाचार्य। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे, तब तो वो थे अशोककांत शरण। लेकिन प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक ये कौन थी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है उत्तराखंड के? अशोक कुमार। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? देखो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में, जनवरी 1939 में श्रीदेव सुमन ने की थी। और किस स्थान पर की थी? देहरादून में श्रीदेव सुमन ने जनवरी 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने की? तो प्रेम सभा की स्थापना की थी पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने। कब की थी? 1914 में इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा के एक शाखा के रूप में काशीपुर में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की थी 1914 में। किसने की थी? पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने। और साथ ही साथ हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? 1903 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। और पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे प्रत्येक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे डिटेल समझाया जाएगा ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे अदर क्वेश्चन कवर हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी परियोजना चमोली में है? ठीक है, यहाँ पे 4 परियोजनाएं दे रखी हैं, देवसारी बांध परियोजना, लखवाड़ बांध परियोजना, तुमड़िया बांध परियोजना या चीला परियोजना। तो इनमें से चमोली में कौन सी परियोजना है? तो ये है यहाँ पे देवसारी बांध परियोजना, जो कि चमोली में पिंडर नदी पर स्थित है। उसी अगर हम लखवाड़ बांध परियोजना की बात करें तो लखवाड़ बांध परियोजना आपका कहाँ है? ये आपका देहरादून में है, यमुना नदी पर। तुमड़िया बांध परियोजना ये आपकी उधम सिंह नगर में है और चीला परियोजना आपकी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। देवसारी बांध परियोजना आपका कहाँ है? चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, चारवाहों द्वारा बजाया जाने वाला एक प्रमुख वाद्य यंत्र। तो चारवाहों द्वारा जो प्रमुख वाद्य यंत्र बजाया जाता है ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है और ये है आपका मोछंग। अब देखो जो मोछंग है एक वाद्य यंत्र जो कि होंठों की हवा के प्रभाव से तथा अंगुली के संचालन से इससे एक मधुर स्वर निकलता है और अधिकांशतः ये बजाया जाता है जो चारवाहे होते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है? रेल परिवहन में आपको बता रखा है। देखो अंतिम बिंदु कौन सा होता है? जहां से आगे मतलब कोई रेल नहीं जाती है, कोई पटरी नहीं जा रही है। तो काठगोदाम हो गया, ये रेल लाइन का अंतिम बिंदु है। देहरादून और कोटद्वार, यहां से रेल लाइन मतलब यहाँ पे खत्म हो जाती है, यहां से आगे नहीं जाती है। लेकिन जो लक्सर है ये अंतिम बिंदु नहीं है, क्योंकि लक्सर से आगे रेल फिर कहाँ के लिए निकलती है? देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार। ठीक है, तो कुल मिलाकर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु कौन सा नहीं है? लक्सर यहाँ पे रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, हाल ही में शिवराज सिंह रावत निसंग का निधन हो गया, हुए थे। तो शिवराज सिंह रावत निसंग, जिनका निधन 2 जून 2021 को हुआ और ये थे एक यहाँ पे क्या थे? एक साहित्यकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार थे शिवराज सिंह रावत निसंग, जिनका निधन हो चुका है 2 जून 2021 को।
कब हुआ? 2 जून 2021 को। इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करें तो पेशावर गोलीकांड का लोहा पुरुष, शासक उत्तराखंड में नंदा जाल और सृष्टि का रहस्य, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। और 1997 में इनको उमेश डोभाल स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया था, जबकि गुमानी पंत साहित्य सम्मान से इनको 2010-11 में सम्मानित किया गया था। तो करंट अफेयर्स वाली सीरीज में आपको इनके बारे में बताया था हमने। और हाँ, आपको बता दो करंट अफेयर्स ई बुक के लिए आपको चाहिए वर्ष 2020 और 2021 का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स ई बुक। तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो गूगल पे जरधारी classes.in। वहां पे जरधारी क्लासेस की सभी ई बुक, करंट अफेयर्स हो गया, वीडियो मॉडल पेपर, या आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट वहां पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तरकाशी में निम्न में से कौन सा ताल स्थित है? तो उत्तरकाशी में यहाँ पे जो ताल स्थित है वो है आपका लामा ताल। लामा ताल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। देखो मंसूर ताल कहाँ है? तो ये है आपका टिहरी में, टिहरी गढ़वाल में। बदानी ताल ये आपका रुद्रप्रयाग में है, और सूखा ताल हो गया आपका चमोली में, और लामा ताल हो गया उत्तरकाशी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लामा ताल स्थित है आपका उत्तरकाशी जनपद में। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा एक ठंडा कुंड है? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको एक ठंडा कुंड बताना है। तो देखो भौरी अमोला कुंड ये आपका गर्म कुंड है, कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। गौरीकुंड ये दोनों आपके कहाँ है? गौरीकुंड और भौरी अमोला कुंड दोनों रुद्रप्रयाग में है, और दोनों एक गर्म कुंड है। गंगनानी कुंड ये आपका उत्तरकाशी जनपद में, ये भी एक गर्म कुंड है। तो सती कुंड ये आपका ठंडा कुंड हो जाएगा। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कमला रावत का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो कमला रावत का जो संबंध है वो है आपका जूडो से। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कमला रावत जो कि अल्मोड़ा निवासी हैं, और इनका संबंध है जूडो से। सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन की शुरुआत कब की थी? जैसे आप सभी जानते हैं श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन की शुरुआत की थी, और उसके बाद 84 दिन बाद इनका भूख हड़ताल के कारण निधन हो जाता है। ठीक है, तो 84 दिन बाद यानी 25 जुलाई 1944 को इनका निधन हो जाता है। और इन्होंने जो आमरण अनशन की शुरुआत की थी यानी अन्न जल त्याग दिया था, वो इन्होंने 3 मई 1944 को शुरू किया था। 3 मई 1944 को आमरण अनशन की शुरुआत की थी श्रीदेव सुमन ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर शेखर पाठक, जिनकी पुस्तक है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। तो भोटिया जनजाति जो लोकगीत हैं, तुएरा, बाजू, तिमली, या ये सभी। तो डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तुएरा, बाजू, तिमली, ये सभी लोकगीत किसके हैं? भोटिया जनजाति के हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना कब की गई? देखो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी कहाँ से है? देहरादून के मसूरी में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। और साचा उद्देश्य क्या है? सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना। तो डी ऑप्शन 1959 में यहाँ पे देहरादून के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैगजे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? रेमन मैगजे पुरस्कार से चंडी प्रसाद भट्ट जी को सम्मानित किया गया था 1982 में। वर्ष 1982 में चिपको आंदोलन के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। देखो जो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति वाली सीरीज थी उसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख सभी पर्यावरण विधि के बारे में आपको बता रखा है। तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति बाय जरधारी क्लासेस। तो वहां पे उत्तराखंड के जितने भी प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में काफी डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैगजे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? वर्ष 1982 में। किसके लिए? चिपको आंदोलन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, गणतंत्र दिवस पर राजपथ में उत्तराखंड की झांकी केदारखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? देखो एक तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की राजपथ में उत्तराखंड की झांकी जो निकली थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था केदारखंड। अब इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ उत्तराखंड की झांकी केदारखंड को। अब देखो अगर हम अब तक की बात करें 2015 में जो झांकी निकली थी राजपथ में उत्तराखंड की उसका नाम था केदारनाथ, जबकि 2021 में केदारखंड। 2016 की बात करें तो रामायण की झांकी निकाली गई थी उत्तराखंड के माध्यम से। 2018 की बात करें तो ग्रामीण पर्यटक पर झांकी निकाली गई थी। और 2019 में अनासक्ति आश्रम की झांकी निकाली गई थी। और 2021 में उत्तराखंड द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर
राजपथ पर कौन सी झांकी निकाली गई थी? केदार खंड की झांकी निकाली गई थी, जिसको पूरे देश में तीसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ। तो काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है? तो उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर है वो है 70%। और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 87% पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पे, 87.4%। और अगर हम कुल साक्षरता की बात करें उत्तराखंड में तो 78.8% के आसपास क्या है, कुल साक्षरता दर है उत्तराखंड में। और ये जो साक्षरता दर है ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिखाई गई है, ठीक है। तो अभी अगर नई जनगणना होगी तो आपको नया अपडेट वहां पे दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, कुमाऊं में राजगर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था। तो कुमाऊं में यहाँ पे जो थोकदार या सयाने थे, राजकर के अलावा जो उनको कर देना पड़ता था उसको कहते थे यहाँ पे दस्तूर कर। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं यहाँ पे, त्रिऋषि सरोवर निम्न में से किस ताल को कहा गया है? त्रिऋषि सरोवर, तो यहाँ पे स्कंद पुराण में जो नैनीताल है उसको कहा गया है त्रिऋषि सरोवर, इसलिए डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। तो नैनीताल कहाँ है? नैनीताल जनपद में ही स्थित है। उसके बाद भीमताल और नौकुचिया ताल, ये दोनों आपके कहाँ स्थित है? ये दोनों आपके नैनीताल जनपद में ही स्थित है। और अगर हम बात करें होमकुंड की तो ये आपका स्थित है चमोली जनपद में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, करताल, नागफणी या चंफुली। देखो अलगोजा एक वाद्य यंत्र है, करताल, नागफणी ये तीनों वाद्य यंत्र है, जबकि जो चंफुली है ये एक नृत्य है उत्तराखंड का, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चंफुली एक वाद्य यंत्र नहीं है, जबकि क्या है, एक नृत्य है। अब देखो जो अलगोजा ये बांसुरी टाइप का होता है, करताल ये एक घन वाद्य यंत्र है या आप कह सकते हैं धातु वाद्य यंत्र है, और नागफणी जो कि नाग के फन की तरह होता है, इसको भोंकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागफणी को भोंकर भी कहा जाता है। और चंफुली एक क्या है? नृत्य है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पे, हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई थी। तो हथियारों को रखने के लिए जो लाइसेंस नीति अपनाई थी वो अपनाई थी जे.आर. ग्रिग ने। ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। जे.आर. ग्रिग जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे, और इन्होंने कब अपनाई थी ये नीति? 1889 में, ठीक है, 1889। अब देखो ये लाइसेंस नीति क्यों अपनाई गई थी, इसका मुख्य कारण क्या था कि उत्तराखंड में बहुत सारे लोगों के पास पहले क्या रहते, हथियार रहते, और ब्रिटिश शासन को ये महसूस होने लग गया था कि अगर इन लोगों ने विद्रोह कर दिया तो ये अपने हथियारों से ब्रिटिश शासन को खत्म कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने लाइसेंस नीति अपनाई थी। प्रत्येक को मतलब हथियार सिर्फ वही रखेगा जिसके पास हथियारों का क्या होगा? लाइसेंस होगा। तो जे.आर. ग्रिग ने 1889 में ये नीति अपनाई थी, लाइसेंस नीति उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, निम्न में से कौन सी परियोजना पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है? यहाँ पे आपको क्या बताना है, पिथौरागढ़ जनपद में कौन सी परियोजना नहीं है। तो करमौली परियोजना ये भी आपकी कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में है, गौरीगंगा पर है। गरबा तवाघाट परियोजना ये भी पिथौरागढ़ में है। बैगुल बांध परियोजना ये आपकी उधम सिंह नगर में है, ठीक है। बैगुल बांध आपने देखा होगा, उधम सिंह नगर में है। उसके बाद बोकांग बेरिंग परियोजना ये भी आपकी कहाँ है? ये भी पूरी धौली गंगा पर है, पिथौरागढ़ जनपद में। तो कुल मिला के सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बैगुल बांध परियोजना जो कि उधम सिंह नगर में है, ना कि ये पिथौरागढ़ जनपद में नहीं है, उधम सिंह नगर जनपद में है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे 31वां होगा, ये आप नोट कीजिए, यहाँ पे ये कट हो गया। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो 31वां जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया चंडी प्रसाद भट्ट जी को। कब सम्मानित किया गया? 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है। 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार से 2019 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को सम्मानित किया गया था, जो कि उत्तराखंड के एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोयरा भी कहा जाता है? फोर्ट मोयरा किला, कई बार ये भी पूछा था कि फोर्ट मोयरा किला कहाँ स्थित है, तो ये अल्मोड़ा में स्थित है। और ये किस किले को कहा जाता है? लाल मंडी किले को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अल्मोड़ा में स्थित है लाल मंडी किला और इसको कहा जाता है फोर्ट मोयरा। अब देखिए लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? बालो कल्याण चंद, या जिनको कल्याण चंद तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जब अल्मोड़ा में अपनी राजधानी स्थानांतरित की, पहले राजधानी कहाँ थी? पहले राजधानी थी चंपावत। उसके बाद अल्मोड़ा किसके समय राजधानी बनकर पूर्ण हुई थी? बालो कल्याण चंद, या इनको कल्याण चंद तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण कराया था।
लाल मंडी किले का निर्माण जब इन्होंने कराया था, उसके बाद जब यहाँ पे ब्रिटिश शासन आ जाता है 1816 में, तो वो यहाँ पे लाल मंडी किले पर अपना झंडा फहराते हैं और इस किले को क्या नाम देते हैं, फोर्ट मोयरा। तो इसको ये नाम किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। तो सी ऑप्शन यानी लाल मंडी किले को कहा जाता है फोर्ट मोयरा किला। दोस्तों ये वैसे सारे जो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन है मैक्सिमम टॉपिक हम उत्तराखंड का यहाँ पे कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। 90% उत्तराखंड का सिलेबस हम कंप्लीट करा चुके हैं। जो अदर टॉपिक बचे हुए हैं बीच में उनकी वीडियो भी आती रहेंगी, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पे लगातार कोशिश करेंगे कि प्रत्येक वीक एक यहाँ पे चलाई जाए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ सिलेबस आपने कंप्लीट आप लोगों ने भी मैक्सिमम कर दिया होगा, जितना भी कर दिया। रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए, और हाँ करंट अफेयर्स और हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट, साथ साथ वीडियो के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए लगातार, और फिर आपकी तैयारी फिर अच्छे से लगातार चलती रहेगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा क्षेप या भ्रंश रेखा लघु हिमालय को महान हिमालय से पृथक करती है। जियोग्राफी वाली सीरीज में आपको बताया था मैंने, जब उत्तराखंड का जियोग्राफी पार्ट पढ़ाया था, यह है आपका महान हिमालय और यह है आपका लघु हिमालय। और आपको बताया गया था कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो अलग अलग पीरियड अलग अलग काल में हुआ है। तो यहाँ पे एक रेखा है जो इन दोनों को अलग करती है, एक भ्रंश है। तो महान हिमालय और लघु हिमालय को जो रेखा अलग करती है, जो भ्रंश अलग करता है, उसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। इंग्लिश में अगर बात करें MCP मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो कि अलग करती है मुख्य हिमालय और लघु हिमालय को। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम यदि बात करें लघु हिमालय और उसके बाद शिवालिक क्षेत्र को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो इसको कहते हैं मुख्य सीमांत भ्रंश, या आप कह सकते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT, जो कि अलग करता है लघु हिमालय और शिवालिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस समाज सेवी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2020 के लिए जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिन्हें वो थे डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वर्ष 2020 में 2 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जबकि पद्मश्री पुरस्कार से किन किन को सम्मानित किया गया था, कल्याण सिंह रावत और डॉक्टर योगी एरन, ये 2 व्यक्ति जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2020 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग यानी हिमालय का कौन सा भाग वर्ष भर हिमच्छादित रहता है। हिमच्छादित का मतलब है यहाँ पे बर्फ से ढका हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महान हिमालय। महान हिमालय जिसको हम उच्च हिमालय या वृहत हिमालय भी कहते हैं, ये वर्ष भर क्या रहता है, बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि मतलब किस हिमालय के किस भाग में अधिकांशतः ग्लेशियर पाए जाते हैं, तो वो इसी भाग में पाए जाते हैं, क्योंकि ग्लेशियर जो बर्फ से ढके हुए रहते हैं, और बर्फ से ढके हुए रहने का मतलब हिमच्छादित रहता है जो पार्ट हिमालय का, तो उसे कहते हैं हम महान हिमालय, या इसको वृहत हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड अटल खाद्यान्न योजना की निम्न में से किसने शुरुआत की। अटल खाद्यान्न योजना, तो इसकी शुरुआत की थी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, क्योंकि उत्तराखंड में जो अटल खाद्यान्न योजना शुरू हुई थी वो हुई थी फरवरी 2011 में। और 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, भाजपा के रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्होंने उत्तराखंड में अटल खाद्यान्न योजना की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, ऋषिगंगा व यमुना नदी का संगम कहां पर होता है। तो ऋषिगंगा जो कि यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है, और इनका संगम होता है जानकी चट्टी में। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हनुमान चट्टी में संगम होता है हनुमान गंगा और यमुना नदी का, जबकि जानकी चट्टी में संगम होता है ऋषि गंगा का और यमुना नदी का। ये जानकी चट्टी आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उस चंद राजा का नाम बताइए जिसने खसिया टोला डांडा में आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी। आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी किस चंद राजा ने, ये आपको बताना है। देखो आपका क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कईयों को, लेकिन जिसने थोड़ा अच्छा डीप स्टडी कर रखी होगी ये सारी चीज आपको बता रखी है। आलमनगर किसका उपनाम है, मतलब किसको कहा जाता, पहले अल्मोड़ा को कहा जाता था। ये हमने उत्तराखंड जिला सीरीज में आपको बता रखा है। अल्मोड़ा को क्या कहा जाता था,
आलमनगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता? मुगल प्रभाव के कारण, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं उस समय पूरे देश में मुगलों का शासन था और उत्तराखंड में भी मुगल प्रभाव देखने को मिलता था। तो अल्मोड़ा को कहा जाता आलमनगर। अब देखो अल्मोड़ा में किसने राजधानी स्थानांतरित की थी? वो की थी बालो कल्याण चंद, या जिनको कल्याण चंद तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। वैसे बालो कल्याण चंद से पहले जो राजा थे उसका नाम था भीष्म चंद। तो भीष्म चंद ने सोचा था कि चंपावत से राजधानी कहां स्थानांतरित की जाए? अल्मोड़ा में। लेकिन किसके समय ये राजधानी अल्मोड़ा बनकर पूर्ण तैयार हुई थी? वो हुई थी बालो कल्याण चंद के समय। तो अल्मोड़ा में जब राजधानी तैयार हुई तो वहां पे जो शासक बैठा पहली बार, वो कौन बैठा था? बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद ने चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा में स्थानांतरित की थी या अल्मोड़ा बनाई थी, और अल्मोड़ा को क्या कहा जाता? आलमनगर कहा जाता था। तो उस समय आप कह सकते हैं इसको कि आलमनगर यहाँ पे राजधानी बनाई थी बालो कल्याण चंद ने। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चंद वंश के किस राजा ने आलमनगर नामक राजधानी बसाई थी? आलमनगर का मतलब अल्मोड़ा नामक राजधानी, तो वो बसाई थी बालो कल्याण चंद ने। तो मतलब एग्जाम में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने मतलब जैसे काफी कुछ आपने पढ़ रखा होगा, लेकिन थोड़ा आपको वहां पे दिमाग लगाना होता है कि मतलब पूछना क्या चाह रहा है, सोचना पड़ता है वहां पे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र विजयदशमी के दिन प्रकाशित हुआ था? तो देखो विजयदशमी के दिन प्रकाशित हुआ था यहाँ पे शक्ति नामक समाचार पत्र, और इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। बद्रीदत्त पांडे इससे पहले अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। जैसे ही अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगता है तो उसके बाद 1918 में निकालते हैं यह शक्ति नामक समाचार पत्र विजयदशमी के दिन। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे। देहरादून के देववन में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक उद्यान खोला गया ये देहरादून के देववन में खोला गया, और इसका उद्घाटन किया गया था 11 जुलाई 2021 को। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? अनूप नौटियाल द्वारा। और यहाँ पे जो प्लांट जगत है इसको दो भागों में, आप जानते हैं प्लांट जगत को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, क्रिप्टोगेमिक और फिनेरोगेमस। तो जो फिनेरोगेमस होते हैं इनमें बीज पाए जाते हैं, जबकि जो क्रिप्टोगेमस होते हैं इनमें जो प्रजनन होता है बीजाणु यानी स्पोर द्वारा होता है, स्पोर की सहायता से होता है। और इसमें आते हैं थैलोफाइट, जैसे सेवाल हो गया, ब्रायोफाइट्स और टेरोडोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स, टेरोडोफाइट्स और थैलोफाइटों का समूह जो कहलाता है आपका क्रिप्टोगेमिक या क्रिप्टोगेमस। तो यही उद्यान यानी क्रिप्टोगेमिक उद्यान आपका कहाँ खोला गया है? भारत का पहला उद्यान है ये देहरादून के देववन में, जिसका उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया था अनूप नौटियाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी 2016 में। किसके द्वारा की गई थी? तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी द्वारा। और ये कहाँ स्थापित किया गया था? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान चमोली के गोचर में। उत्तराखंड के जो प्रमुख संस्थान वाली वीडियो थी उसमें आपको बताया गया है। और आपको बता दूं, जो नए अभ्यर्थी हैं जो हमसे अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं जरदारी क्लासेस की, यूट्यूब में सर्च कीजिए जरदारी क्लासेस, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए हमारी, और वहाँ पे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है उत्तराखंड जीके फ्री ऑनलाइन कोर्स। लगभग 100+ वीडियो उसमें उत्तराखंड की है। साथ साथ हिंदी का भी कंप्लीट सिलेबस लगभग हो चुका है, जिसमें 30+ वीडियो है हिंदी की। तो काफी कुछ वहाँ पे आपको सीखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। कौनपुर गढ़ कहाँ स्थित है? कौनपुर गढ़, तो ये आपका स्थित है चमोली जनपद में। कौनपुर गढ़ जिसको माना जाता है वहां पे स्थानीय लोग इसको कनकपाल का गढ़ भी कहते हैं, जो कि संस्थापक थे यहाँ पे गढ़वाल में। पंवार वंश के संस्थापक कौन थे? कनकपाल थे। और इन्होंने यहाँ पे ये जब चमोली में आए थे तो इन्होंने चांदपुर गढ़ था चमोली में, वहां का जो राजा था भानु प्रताप, उसकी कन्या से विवाह किया था और यहाँ पे गढ़ बसाया था कौनपुर गढ़, जिसको कनकपाल गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो कौनपुर गढ़ यहाँ पे इसलिए इस बात की पुष्टि भी करता है कि यहाँ पे गढ़वाल में पंवार वंश की स्थापना किसने की थी? कनकपाल ने की थी, जिसका है कौनपुर गढ़, और कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है। श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनवाई थी? तो श्रीनगर में जो राजधानी बनवाई थी वो बनाई थी राजा अजयपाल शाह ने। ठीक है, अजयपाल ने, राजा अजयपाल ने। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अजयपाल जो कि पंवार वंश का एक काफी महान राजा माना जाता है इसको, अजयपाल को, और इसने 52 गढ़ों को विजित किया था। और यहाँ पे इसने यानी इससे पहले जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ थी, चांदपुर गढ़ से देवलगढ़, और देवलगढ़ से श्रीनगर राजधानी किसने स्थानांतरित की? पंवार वंश की अजयपाल ने स्थानांतरित की। और उसके बाद काफी समय तक श्रीनगर राजधानी रही पंवार वंश की। और उसके बाद जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद
टिहरी रियासत राजधानी बनी किसकी, आपकी पंवार वंश के। क्वेश्चन नंबर 36 है यहाँ पे, चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध गोरा देवी को वृक्ष मानव पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो गोरा देवी जिनको जाना जाता है चिपको वुमेन के नाम से, इनको यहाँ पे वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1986 में। बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। यानी ये नदी कहाँ होगी, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच इसको होना चाहिए। तो कुल मिला के ऐसी नदी कौन सी है, पश्चिमी रामगंगा है। पश्चिमी रामगंगा जो कि दूधातोली श्रेणी से निकलती है, उसको चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में जो स्थित है, मैंने यहाँ फैला हुआ है दूधातोली श्रेणी, तो यहाँ से निकलती है। और उसके बाद किसकी सहायक नदी है, तो यह है गंगा की सहायक नदी। गंगा में मिल जाती है ये कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अब देखो यानी जो पश्चिमी रामगंगा है, इधर आपका गढ़वाल हो गया और इधर आपका कुमाऊं हो गया, इस बीच में ये बह रही है। तो कुल मिला के गढ़वाल और कुमाऊं के राजा के बीच जो युद्ध होगा, इस नदी को सीमा बनाने के लिए युद्ध होगा। तो पश्चिमी रामगंगा नदी वो नदी थी जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। देखो किरात जनजाति उत्तराखंड में है, खस और जाड़, ये तीनों उत्तराखंड में पाई जाती है। संथाल उत्तराखंड में नहीं पाए जाते हैं। डी ऑप्शन 38 का सही आंसर हो जाएगा, संथाल जो कि उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। अब देखो सवाल ये बनता है कि संथाल जनजाति आखिरकार कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है बिहार हो गया, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में पाई जाती है संथाल नामक जनजाति। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है धरातल चित्रण से या भित्ति चित्रण से, ए और बी दोनों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ऐपण क्या एक लोक चित्र है उत्तराखंड में, जिसको छिपण के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है लीपना या सजावट, ठीक है। तो ये धरातल में भी सजावट आप इससे कर सकते हो, और भित्ति चित्रण में भी इसके द्वारा, भित्ति चित्रण यानी भित्ति पर भी, भित्ति यानी दीवार पर भी आप चित्रण कर सकते हो। तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, धरातल चित्रण और भित्ति चित्रण दोनों है आपका ऐपण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 40 यानी क्वेश्चन नंबर 40 है यहाँ पे, उत्तराखंड में वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान वित्त मंत्री कौन है उत्तराखंड में, वो है पुष्कर धामी। अब देखो पुष्कर धामी मुख्यमंत्री भी हैं, और साथ साथ जो वित्त मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री यानी पुष्कर धामी के पास ही है। तो वित्त मंत्री कौन है, पुष्कर धामी ही हुए। अब आपको बता दूं उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो हम बना चुके हैं कुछ ही दिन पहले, लगभग 10-12 दिन पहले। तो आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है बाय जरधारी क्लासेस, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहां से 1 या 2 क्वेश्चन का सवाल आपके आगामी एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में जरूर बन सकता है। वहां पे उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है सभी, यानी उसमें मंत्रिमंडल भी दिया गया है, और जो भी अन्य क्या होते हैं, अन्य जो पद होते हैं सभी वहां पे दिए गए हैं। साथ साथ उसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा कि उत्तराखंड में प्रथम कौन थे, ठीक है। प्रथम का और वर्तमान का दोनों उसमें बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं, फूलों की घाटी की खोज किसने की थी। फूलों की घाटी जो कि चमोली जनपद में स्थित है, और इसकी खोज की थी फ्रैंक स्मिथ ने। डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फ्रैंक स्मिथ ने यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक भी प्रकाशित की है, जिसमें फूलों की घाटी के बारे में बताया गया है। और आपको बता दूं ये जो फूलों की घाटी है, इसको 2005 में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था फूलों की घाटी को, जो कि चमोली जनपद में। इसे कब किया गया था, 2005 में। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे, गैरसैंण किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। दूधातोली, द्रोणगिरी, नंदखाट या देववन। तो जो गैरसैंण आता है वो आपका दूधातोली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 43 है, हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि किसने दी थी। हर्षदेव जोशी, इनको कुमाऊं का चाणक्य भी कहा जाता है, कुमाऊं का शिवाजी नाम से भी प्रसिद्ध है हर्षदेव जोशी। और राहुल सांकृत्यायन ने हर्षदेव जोशी को क्या कहा था, विभीषण की उपाधि दी थी। साथ साथ एटकिंसन ने हर्षदेव जोशी को स्वार्थी और देशद्रोही भी बताया था। तो कुमाऊं का चाणक्य हो गया, कुमाऊं का शिवाजी, या राहुल सांकृत्यायन ने इनको विभीषण की उपाधि दी थी। तो ये सारी उपाधियां किसको मिल रखी है, हर्षदेव जोशी को मिल रखी है, जो कि चंद वंश के राजा वहां पे उस समय दीपचंद हुआ करते, उनके ये दीवान थे। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे, बर्थवाल समिति के अध्यक्ष थे। देखो बर्थवाल समिति कौन थी, बर्थवाल समिति और एक थी यहाँ पे कौशिक समिति। उत्तराखंड पृथक राज्य हेतु यानी उत्तराखंड पृथक राज्य बनाने के लिए
यहाँ पे तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव, इन्होंने 2 समिति गठित की थी, कौशिक समिति और बड़सवाल समिति। तो कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। और बड़सवाल समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे यहाँ पे विनोद बड़सवाल, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। इनको क्यों कहा जाता है? 1930 में जब रवाई कांड हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, कुछ जो लोग थे वो जो वन नीति थी उस समय टिहरी में लागू हुई थी, उसका विरोध कर रहे थे। और ये जो चक्रधर जुयाल थे नरेंद्र शाह के दीवान थे, तो इन्होंने क्या किया, उन लोगों पे गोली चलवा दी, उन निहत्थे लोगों पे। तो इसलिए इनको जनरल डायर कहा जाता है उत्तराखंड का। जिस प्रकार डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड नामक कृत्य किया था, उसी प्रकार इन्होंने टिहरी में ऐसा एक कृत्य किया था, क्रूर कृत्य किया था, इसलिए चक्रधर जुयाल को जनरल डायर कहा जाता है उत्तराखंड का। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे पांवटा के निकट भंगाणी नामक स्थल पर युद्ध गढ़नरेश फतेह शाह और के मध्य हुआ था। यानी आपको बताना है कि जो भंगाणी का युद्ध हुआ था पांवटा के निकट, वो युद्ध फतेह शाह और किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था गुरु गोविंद सिंह और गढ़वाल नरेश फतेह शाह के बीच। क्यों हुआ था युद्ध? यहाँ पे 1685 की बात है। आप देखो ये कई जगह ना आपको सन अलग अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड का जो इतिहास है कई इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय दे रखी है। तो ये जो तिथि होती है इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो वैसे तिथि तो जनरली पूछी नहीं जाती है, और पूछी भी जाती है तो ऐसी कन्फ्यूजिंग वाली नहीं पूछी जाती है। तो 1685 की बात है जब यहाँ पे एक मेदिनी प्रकाश शासक थे सिरमौर के, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को पांवटा में दुर्ग निर्माण हेतु भूमि दान की थी। लेकिन ये जो भूमि आज थी ये गढ़ नरेश के मतलब सीमा के अंतर्गत आती थी, इसलिए गढ़ नरेश फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच यहाँ पे युद्ध होता है पांवटा के निकट भंगाणी नामक स्थान पर, जिसको कहा जाता है भंगाणी युद्ध। किसके बीच हुआ था? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। क्वेश्चन नंबर 47 है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई थी 1870 में। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसी के एक साल बाद यानी 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किया गया था। किसके द्वारा? बुद्धि वल्लभ पंत जी के द्वारा। और डिबेटिंग क्लब की जो स्थापना की थी वही बुद्धि वल्लभ पंत ने की थी 1870 में। क्वेश्चन नंबर 48 है गोलू देवता का संबंध किस राजवंश से है? तो गोलू देवता का जो संबंध माना जाता है, इनको कुमाऊं में न्याय के देवता के नाम से ये प्रसिद्ध हैं, और इनका संबंध माना जाता है कत्यूरी राजवंश से। इनके पिता का नाम था झालू राय देव, जो कि कत्यूरी राजा थे, और इनकी माता का नाम था रानी कलिंगा। और इनको चितई गुरु देवता के नाम से भी जाना जाता है, या न्याय का देवता भी इनको कहा जाता है कुमाऊं में। क्वेश्चन नंबर 49 है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, यानी जिसके तहत उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन होना था, उत्तराखंड को अलग होना था इसमें। तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को किस राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी? तो तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे 2000 में KR नारायण, इन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को मंजूरी दी थी। तो और साथ साथ इससे समय एक क्वेश्चन बनता है कि मतलब उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम लाल किले से किसने की थी? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा 1996 में। HD देवगौड़ा इन्होंने लाल किले से घोषणा की थी उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाना। और उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को किसने मंजूरी दी है? किस राष्ट्रपति ने? KR नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 50 है उत्तराखंड के ऋषिकेश में जानकी सेतु पुल का निर्माण किया गया, इसका लोकार्पण कब किया गया? तो जानकी सेतु पुल जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश के मुनिकी रेती में बनाया गया है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें, जानकी सेतु पुल की लंबाई है 346 मीटर, और इसका उद्घाटन किया गया 20 नवंबर 2020 को, यानी डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो करंट अफेयर्स 2020 वाली जो ई बुक है उसमें इसके बारे में बताया गया है। तो यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर्स वार्षिक करंट अफेयर्स ई बुक यदि आपको चाहिए, साथ साथ हिंदी प्रैक्टिस सेट और वीडियो के लिए प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर बनाए गए हैं, जिनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो गूगल पे jardhariclasses.in। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, और आपको ये वाली सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट विषय, तब तक के लिए धन्यवाद।